हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने एनवायरमेंटल इशू के चैप्टर को जो है स्टार्ट कर दिया था और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड मैंने बातें बता दी थी आपको क्या क्या ज़रूरी है। उसके अलावा प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में बातचीत हो चुकी है। आज की वीडियो में हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। एसिड रेन बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इवन इसके रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस भी शायद दी हों, एनसीईआरटी में एक बार आप चेक कर लेना। बट मैं आपको यहाँ पर उन रिएक्शंस के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि एसिड रेन होता क्या है और ये किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो एसिड रेन है, द टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट अगस्त एंड मेनली एसिड रेन हो क्यों रही है। एसिड रेन में होता क्या है कि जो हमारी एयर के अंदर सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। दीज ऑल आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एंड जो वाटर के वेपर्स हैं, ये तीनों जो है वो मिक्स करते हैं। मिक्स होने के बाद एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इनकी बनती है और वो क्या फॉर्म करती है, दे फॉर्म H2SO4 एंड HNO3। वो किस कंसंट्रेशन में बनते हैं, 1:3 रेशो में बनते हैं। तो H2SO4 एंड HNO3 दे आर फॉर्म इन अ पर्टिकुलर रेशो दैट इज 1:3 बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड बाय वाटर वेपर्स। तो इनकी वजह से H2SO4 एंड HNO3 बनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि H2SO4 कितना ज़्यादा एसिडिक होता है। हमारी जो एयर है उसका एक नॉर्मल पीएच होता है विच इज़ अप्रॉक्सली नियर टू 6। वो 6 के आसपास रहता है, लेकिन सॉरी, जो एयर का पीएच है, एयर की एसिडिक कंसंट्रेशन जो है वो 7 के आसपास रहती है। आई वाज रॉन्ग। सो ये 7 के आसपास रहती है, लेकिन जो एक रेन होती है, ये एसिड रेन होती है जिसमें कि H2SO4 एंड HNO3 जो है एयर से अर्थ सरफेस पर आते हैं। उसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस की पीएच होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सॉइल की जो पीएच है वो रिड्यूस हो जाती है 5.6 तक। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आई थिंक देर इज सम कन्फ्यूजन। देखो, जो टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट अगस्त। एंड जो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट होते हैं, दे फॉर्म, वहाँ पर प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, दैट इज सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वो क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म H2SO4 एंड HNO3। बोथ आर एसिड। तो H2SO4 एंड HNO3 उनका रेशो जो बनता है वो बनता है 1:3। ये रेशो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो H2SO4 एंड HNO3 का ये एक रेशो बना। इसकी वजह से जो क्या है, रेन जो कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आ रही है, जिसमें अब एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। H2SO4 एंड HNO3 की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। जिसकी वजह से उस रेन की जो वाटर वेपर की जो पीएच है वो डिक्रीज हो गई है। वो कितनी हो गई है, लेस देन 5.6। तो एक रेन जो है वो एक एसिड रेन बन गई है अब, क्योंकि उसमें जो पीएच है वो डिक्रीज हो गई है बहुत ज़्यादा, जो कि 5.6 से भी कम है। और इसकी पीएच पहले जो थी वो 7 के आसपास थी, जो वाटर का एक लेवल था। लेकिन अब उसमें क्योंकि ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, नाइट्रोजन के, H2SO4 HNO3 है, जिसकी वजह से वो रेन जो है अब एसिडिक हो गई है और इसकी पीएच जो है वो लेस देन 5.6 होती है। अब ये अर्थ के सरफेस पर गिरती है। अर्थ के सरफेस पर जितने भी ऑर्नामेंटल चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही प्रीशियस मेटल की बनी हुई होती हैं, ये उनको हार्म करती हैं। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि खुद ये एयर जो है ये सॉइल पे जब गिरती है, खुद ये एसिडिक होती है। जब ये सॉइल के अंदर जाती है, वाटर जो है ग्रेविटेशनल वाटर बनता है, तो ये सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देता है। उसके अलावा ये बहुत सारे मार्बल्स को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि बहुत सारे मार्बल्स जो होते हैं वो एसिड से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिसकी वजह से ये उनको नुकसान पहुंचाती है। दैट इज़ नोन एज स्टोन लेप्रोसी। और स्टोन लेप्रोसी का मतलब होता है जैसे एक पत्थर पे किसी तरह के पैचेस का फॉर्मेशन हो जाना, येलोइश कलर आ जाना, तो उसको क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। और ये हार्म टू हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, मोन्यूमेंट्स, मतलब कि जैसे कि अगर हम ताजमहल का एग्जांपल लेते हैं, तो ताजमहल जो एसिड रेन की वजह से थोड़ा सा येलोइश हो गया है और उसका जो मार्बल है वो एक तरीके से फीका पड़ गया है, कम खराब होने लगा है ड्यू टू एसिड रेन। तो हम बोल सकते हैं कि एसिड रेन के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं।
तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कौन कौन से जो थे पॉल्यूटेंट इंक्लूड किए गए। दैट वाज द स्मॉग, एसिड रेन, स्मॉग ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक लंदन स्मॉग, लॉस एंजलिस स्मॉग। प्राइमरी पॉल्यूटेंट स्टडी किया, एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया, उसके अलावा पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड, देर आर डिफरेंट टाइप्स टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन, दैट इज SPM एंड गैशियस। लाइक अगर हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, मैंने बताया था आपको दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और गैशियस पार्टिकल। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करते हैं और तो उसमें हम एग्जांपल देते हैं ESP और स्क्रबर। ये जो है इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ किए जाते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सस्पेंडेड पार्टिकल अगर हमें एयर से रिमूव करने हैं तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड नेक्स्ट वन इज स्क्रबर। ESP मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एंड गैशियस अगर हमें करने हैं तो गैशियस को करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक कंबशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया। गैशियस पॉल्यूटेंट जितने भी होते हैं वो या तो किसी सॉलिड सरफेस पर एब्जॉर्ब करवा लिए जाते हैं जिससे कि उनकी कंसनट्रेशन एयर में कम हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे हम या तो हम गैसेस पार्टिकुलेट्स गैसेस जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और कंबस्शन मतलब अगर हम वो पूरी तरह से कंबस्ट नहीं हो पा रहे थे तो हम उसको पूरी तरह से बर्न करके उन गैसेस पॉल्यूटेंट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं एयर के अंदर। तो ये था गैशियस पोल्यूटेंट को रिड्यूस करने का तरीका, या तो उनको कम पूरी तरह से जो है बर्न कर दो, या उनको किसी मटेरियल पे एब्जॉर्ब करवा लो, या फिर उनको किसी सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्ब करवा लो। एड्जॉर्बेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज़ अ बल्क फिनोमिना। मतलब वो पूरी तरह से कोई भी गैसियस कंपोनेंट जो होता है वो किसी बॉडी के अंदर तक चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। बट अगर किसी सरफेस पर किसी सॉलिड के सरफेस पर ही कोई मटेरियल चिपक जाता है, वो वहीं पर हो जाता है एड्जॉर्ब, तो हम उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते क्योंकि वो उसके बल्क तक नहीं गया है। अब हम बात करेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। देर आर टू मेथड, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड सेकंड वन इज स्क्रबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये रिमूव करता है 99% सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो होते हैं जिनका साइज जो है लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होता है। याद रखना, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। अगर इससे छोटा कोई भी पार्टिकल एयर के अंदर है दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, बिकॉज वो पार्टिकल जो है ईजिली इनहेल हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मेथड, एंड इट रिमूव्स ऑलमोस्ट 99% सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। स्क्रबर जो है वो ऑल्सो रिमूव्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एज वेल एज गैशियस इम्प्योरिटीज लाइक SO2। याद रखना कि स्क्रबर जो है वो मेनली SO2 के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो मेनली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए होता है। इसमें एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें होता क्या है। मेनली इसमें क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं, इलेक्ट्रोड जो कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के होते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रोड वायर्स हैं, ये जो डॉट शो कर रही हैं इलेक्ट्रोड वायर्स हैं ये। और इनको क्या किया जाता है, इनको पास रखा जाता है और ये बहुत हाई वोल्टेज होती है इनमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है, जिसकी वजह से अपने चारों तरफ एक नेगेटिव कोरोना डिस्चार्ज करती हैं, एक नेगेटिव एरिया बना लेती हैं जिसको डिस्चार्ज कोरोना बोलते हैं। और तब क्या किया जाता है, इम्प्योर एयर को यहाँ से पास आउट किया जाता है, इम्प्योर एयर यहाँ से निकाली जाती है। इम्प्योर एयर में जितने भी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो सारे जो हैं वो इस नेगेटिव एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर बाद में कलेक्टिंग प्लेट्स लगाई जाती हैं। दिस कलेक्टिंग प्लेट्स क्या होती हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, इनको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ये पार्टिकुलेट्स होते हैं जो अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की कोरोना की तरफ जो अट्रैक्ट हो गए हैं, ये सारे जब कलेक्टिंग प्लेट्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इन कलेक्टिंग प्लेट्स पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो सारे डस्ट पार्टिकल जिनके चारों तरफ अब नेगेटिव एरिया बन चुका है, जो नेगेटिवली चार्ज हो चुके हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो प्योर एयर है वो टोटली यहाँ से रिलीज हो जाएगी। दैट इज़ 99% प्योर एयर।
अगेन एक बार याद देख लो, इम्प्योर एयर को यहाँ से पास किया जाता है, यहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और ये इलेक्ट्रोड अपने चारों तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं जिसको डिस्चार्ज कोरोना बोलते हैं, और यहाँ से इम्प्योर एयर के डस्ट पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। जब ये डस्ट पार्टिकल आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे कलेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। इन कलेक्टिंग प्लेट्स के बीच की जो वेलोसिटी है वो सेपरेशन जो है वो कम रखी जाती है और इन डस्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कम रखी जाती है, ताकि जब यहाँ से डस्ट पार्टिकल वाली एयर पास हो तो ये डस्ट पार्टिकल इस कलेक्टिंग प्लेट्स पर क्या हो जाएं, कलेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव डस्ट पार्टिकल यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो वहाँ से रिमूव कर लिए जाते हैं और 99% प्योर एयर जो है यहाँ से टोटली रिलीज कर दी जाती है। तो ये इसका मेन मेथड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट है स्क्रबर। स्क्रबर में भी क्या किया जाता है कि इम्प्योर एयर को एक चैम्बर के अंदर से पास आउट किया जाता है और ऊपर से लाइमस्टोन प्लस वाटर स्प्रे किया जाता है। लाइमस्टोन मतलब CaCO3 को पास किया जाता है और इम्प्योर एयर को यहाँ से पास आउट किया जाता है। इम्प्योर एयर में मेनली सल्फर डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं और यहाँ पर CaCO3 होता है प्लस वाटर होता है। तो CaCO3 में जो Ca कैल्शियम होता है, मतलब कि वो SO2 के साथ मिक्स होके एक कंपोनेंट बना लेता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और वो नीचे से रिलीज कर दिया जाता है और ऊपर से जो है प्योर एयर बाहर आ जाती है। दोबारा, इम्प्योर एयर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको नीचे से पास किया जाता है, और लाइम जिसमें CaCO3 होता है, लाइम का मतलब होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर स्प्रे ऊपर से किया जाता है जिसको लाइम वाटर बोलते हैं। और फिर जब यहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इम्प्योर एयर वाला सल्फर डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम के साथ रिप्लेस हो जाता है और ऐसी कंडीशन में CaSO4 बनता है जो कि नीचे से रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और ऊपर जो है प्योर एयर बच जाती है जो कि ऊपर से बाहर निकाल ली जाती है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा मेथड है सल्फर डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के ये मेथड हैं, बहुत ईजी हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी ऐसा ही कुछ किया जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए क्या किया जाता है, ग्रीन मफलर एरिया बना दिया जाता है हॉस्पिटल के साइड में या किसी स्कूल की तरफ। उसमें मेनली नीम और अशोका के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करवाए जाते हैं, उनका प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें एयर को, क्योंकि वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर सके तो वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं नॉइज़ के, इसलिए उनको एक ग्रीन मफलर बोला जाता है, क्योंकि एक पूरी एक लेयर बना दी जाती है किसी भी एरिया के चारों तरफ। तो इसीलिए बोलते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल अगर करना है तो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए। प्लांटेशन जो है वो साउंड पोल्यूशन को क्रिएट करने से कम करती है, बचाती है, उसको प्रिवेंट करती है। तो साउंड पोल्यूशन का भी एक बहुत अच्छा मेथड है ग्रीन प्लांटेशन करना, ग्रीन मफलर बनाना। तो ये जो था एयर पोल्यूशन कंट्रोल है। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्म्स भी फॉलो करवाई हैं लोगों से, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको एयर पोल्यूशन जो है उसको कम किया जा सके। उन नॉर्म्स के बारे में हम और केस के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एयर पोल्यूशन कंट्रोल और एसिड रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट में नॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं और किस तरीके से व्हीकल्स के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर हम यूज़ कर सकते हैं, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।